अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान के टोंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपके घर का सर्वे कराएगी। आपका प्यार, आपके आशीर्वाद, आपके उत्साह सब कुछ मुझे पहुंच गया। अब मैं अपनी बात पहुंचाऊं। आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती का पवित्र दिन है। पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बंटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते। कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। कांग्रेस पार्टी देश की मुसीबत में अपने लिए भ्रष्टाचार के नए मौके तलाशती। और राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं।
वहीं चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विभाजन किया। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं चुनाव से जुड़ी, जिसमें चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विभाजन किया है। संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ऐसा मनमोहन सिंह ने कहा। मनमोहन सिंह ने किसके इशारों पर यह बयान दिया, ये सवाल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। साथ ही बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पूरा करेगी, ये भी दम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरा। इतने लोग अगर कांग्रेस के कुशासन के कारण देश के अंदर वंचित थे, तो इसका दोषी कोई और नहीं, कांग्रेस और उसके साथ के सहयोगी हैं, उसके पार्टनर हैं, जिन्होंने देश की जनता जनार्दन को बदहाल रखा, नारा देते रहे। और इनके समय में जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटना चाहते हैं। यह देश 1947 में एक विभाजन की त्रासदी को देखा है, और तो इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। वहीं टिकट के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया है। तो बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टिकट के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नहीं हूं। मीडिया बेवजह मेरे टिकट को लेकर परेशान कर रही है, ये मेरी टेंशन है, मीडिया की नहीं। तो ऐसा बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है। आपको बता दें, पहलवानों ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह काफी विवादों में रहे। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि कैसरगंज से बीजेपी उनको फिर से फील्ड करेगी या नहीं, उनके टिकट को लेकर सवाल किए गए, तो बृजभूषण शरण सिंह के सुर बदलते हुए थोड़े नरम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नहीं हूं, बीजेपी की अपनी कुछ रणनीति हो सकती है। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी कहा कि मीडिया बेवजह मेरे टिकट को लेकर मुझे परेशान कर रही है, टिकट मिलना न मिलना ये मेरी टेंशन है, मीडिया की नहीं। तो कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, सस्पेंस अभी बरकरार है। तक मेरा उनका, हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं हैं। हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो, तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। आप परेशान मत होइए, चलिए, वो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। अरे यार, हम देखिए आप गलत सवाल कर दिए। अब आप इसको हिंदू मुस्लिम पर ले जा रहे हैं। देखिए, मैंने कभी मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि सन 1989 में 89 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और स्वर्गीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने मेरी सबसे पहले गिरफ्तारी कराई थी। मैं एक ऐसा आदमी हूं कि सीबीआई ने भी विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद सबसे पहले अरेस्ट मेरी की थी। उस समय भी मैं मुसलमानों के यहाँ जाता था, उस समय भी मैं मुसलमानों के यहाँ जाता था। और मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा रहे तब तक मेरा उनका बहुत अच्छा संबंध रहा। तो हर बात को राजनीति से जोड़ करके मत देखिए। हम भारतीय जनता पार्टी
वहीं अब पतंजलि से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का ये पूरा मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज रामदेव का माफीनामा नहीं स्वीकार किया। 30 अप्रैल को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। विज्ञापन का साइज बड़ा करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 30 अप्रैल को रामदेव बालकृष्ण फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। माफीनामे को हाई कोर्ट हाईलाइट करके पब्लिश करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो पतंजलि की ये पूरी खबर पतंजलि से जुड़े आपको बता रहे हैं, जहां पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का ये पूरा मामला है, जिसमें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई है, साथ ही माफीनामा स्वीकार नहीं किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि विज्ञापन का जो साइज है वो बड़ा करना होगा, साथ ही उसे हाईलाइट करना होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्योंकि आज इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बाबा रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई और विज्ञापन का जो साइज है वो बड़ा करने के लिए कहा है। सुनवाई चल रही थी, रामदेव को और बालदेव को लगातार फटकार भी लगाए थे और पहले भी माफी मांगी थी, लेकिन वो विज्ञापन के माध्यम से जो दिखाना चाहते थे, यानी कि माइक्रोस्कोप से भी जो हेडलाइन होती है अखबार में, जो छोटी नीचे लाइन होती है, उसमें माफी मांगा जो लिखा गया था। लेकिन हेमंत जस्टिस जो है उन्होंने साफ कहा है कि मुझे इतना छोटा विज्ञापन है, विज्ञापन के जो आपका साइज होता है, यानी कि लोगों को दिखना चाहिए कि माफी मांगा जो होता है वो किस तरह से मांगा जाता है, उसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। ऐसे में रामदेव ने कहा कि हमारी जो विज्ञापन छपा है उसकी जो कटिंग है वो आप मंगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। साफ कहा हमें कॉलिने की हमें उसका मतलब नहीं है, लेकिन हमें जो चाहिए वो जो विज्ञापन आप देते हैं उससे अधिक चाहिए, ना कि इतना छोटा चाहिए। तो देखिए, कहने के रामदेव तो मुश्किलें थी, बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो माफी तो मांगी, लेकिन जो अखबारों में दिया, यानी 67 से 67 अखबारों में विज्ञापन दिया, कुछ लोगों की निगाह जाती है, कुछ की नहीं जाती है, क्योंकि फ्रंट पेज पे होना चाहिए या बोर्ड पे होना चाहिए, जो लिखा जाएगा हेडिंग क्या होता है, उस टाइप का कोई विज्ञापन नहीं छपा था। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। अब देखना ये होगा रामदेव के दोबारा से विज्ञापन देंगे, जो हेडलाइन होगी वो सभी को, यानी जो भारतीय जनता है, जिस तरह से उन्होंने विज्ञापन दिए बात सामने आई थी, जो उन पर केस लगे थे, वो पूरी तरह से माफी मांगी जा रही है, यही नहीं मांगी जा रही, इसको दोबारा से हो सकता है, इसमें सुनवाई की जाती है। बिल्कुल अजय, तो यहाँ पर बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होती हुई नहीं नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उनका माफीनामा कबूल नहीं किया है, फिर से माफी मांगने को कहा है और अब की बार उसका साइज और उसे हाईलाइट करने को कहा है। देखना होगा अब 30 अप्रैल को इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के रोड शो में चोरों का गैंग घुस गया। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जेब कटने की खबर सामने आई है। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के रोड शो के दौरान चोरों का एक गैंग उस रोड शो में घुस गया, जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की उन्होंने जेब काटी। गैंग ने पत्रकारों की जेब से मोबाइल चोरी किए। कवरेज कर रहे 4 पत्रकारों के भी मोबाइल फोन चोरी किए। रोड शो में भारी तादाद में पुलिस मौजूद थी, उसके बाद भी ये चूक देखने को मिली। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के रोड शो में चोरों का एक गैंग घुस गया, जिन्होंने लोगों की जेबें काटी, साथ ही पत्रकार जो वहां मौजूद थे उनके मोबाइल फोन भी चोरी किए। चोरी हो गया अरुण गोविल जी रोड शो में से, कैलाशपुरी में से लगभग 5-6 लोगों की मेरे पास आ चुकी है। जेब में से निकाला, कुछ गैंग है लग रहा। मोबाइल चोरी हो गया अरुण गोविल जी रोड शो में से, कैलाशपुरी में से लगभग 5-6 लोगों की मेरे पास आ चुकी है। जेब में से निकाला, कुछ गैंग है लग रहा। मोबाइल चोरी हो गया अरुण गोविल जी रोड शो में से, कैलाशपुरी में से लगभग 5-6 लोगों की मेरे पास आ चुकी है। जेब में से निकाला कुछ। तो मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के रोड शो के दौरान चोरों का एक गैंग घुस गया, जिसने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जेबें काटी। गैंग ने पत्रकारों की जेब से भी मोबाइल फोन चोरी किए, साथ ही रोड शो में भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद था, फिर भी ये चूक देखने को मिली, जहां कवरेज कर रहे कई पत्रकारों के भी फोन गैंग ने चोरी किए और कई सारे लोगों को अपना शिकार बनाते हुए उनकी जेबें भी काटी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मेरठ से खबर है, जहां बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल अपना रोड शो कर रहे थे। रोड शो के दौरान चोरों का एक गैंग रोड शो में घुस गया
और कई सारे लोगों को उस गैंग ने अपना शिकार बना लिया। उन लोगों की जेबें काटी, साथ ही कवर कर रहे पत्रकारों को भी उन्होंने अपना शिकार बनाया और उनके मोबाइल भी चोरी किए। हालांकि रोड शो के दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद था, उसके बाद भी चोर जेबें काटने में कामयाब नजर आए। तो मेरठ से खबर है, जहां बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के रोड शो के दौरान चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक गैंग ने रोड शो में घुसकर कई सारे लोगों को अपना शिकार बनाया, उनकी जेबें काटी, उनकी जेबों पर हाथ साफ किया, साथ ही रोड शो में कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी अपना शिकार बनाया और उनके मोबाइल फोन्स चोरी कर लिए। रोड शो में भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद था, उसके बाद भी चोर चोरी करने में कामयाब नजर आए। तो मेरठ में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए पूरी तरह से प्रचार प्रसार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के रोड शो के दौरान एक चोरी का मामला सामने आया है। आपको सीधे अमरोहा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है अगर गलती से भी भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दिया और किसी निर्दोष नागरिक की जान गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, बिनु भय होई न प्रीति, यही है आज देश का दुश्मन भी भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। ये किसके कारण? ये किसके कारण? मोदी जी के कारण, कांग्रेस के कारण नहीं। कांग्रेस के समय में तो आतंकी वारदात होती थी, एक कानों में तेल डाल करके चुपचाप सो जाते थे, आंखों में चश्मा लगा करके ये लोग चुपचाप अनदेखी कर देते थे, कहते थे हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखेंगे। अनदेखी करते हुए भी कहते थे कि हम देख रहे हैं, देखेंगे, और आतंकी अपनी वारदात को आगे बढ़ाता था। और समाजवादी पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई। इतनी बेशर्मी की इन्होंने, इतनी बेशर्मी की कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन लोगों ने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को कि इन्होंने समाजवादी पार्टी की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। और उस समय कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी की सरकार पर, कहा था आज आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हो और कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाज करके देश की जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, ये नहीं होने देगी न्यायपालिका। बहनों और भाइयों, ये लोग देश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? कौन सी सुरक्षा की लोग बात करना चाहते हैं? और यही बात विकास की मैं करना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, हाईवे कैसे बनने चाहिए, अमरोहा से ज्यादा कौन जान सकता है? अमरोहा से दिल्ली की दूरी है मात्र 165 किलोमीटर और 14 के पहले 165 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगते थे 5 घंटे। मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, आज यही दूरी मात्र 2 घंटे में तय होती है, मात्र 2 घंटे में। कांग्रेस आपके समय की कीमत को नहीं समझती थी, कांग्रेस आपकी सुविधा को नहीं समझती थी। कांग्रेस न रेलवे का विकास कर पाई, न हाईवे का विकास कर पाई, और आज तो हम अमरोहा जनपद को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ रहे हैं। अब दिल्ली जाना होगा तो 1.5 घंटे में, और लखनऊ जाना होगा तो 4 घंटे में,
प्रयागराज जाना होगा तो 6 घंटे में आप प्रयागराज की दूरी भी पूरा कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे की एक सौगात भी इस जनपद को प्राप्त हो रही है। रेलवे हो या हाईवे, एक्सप्रेसवे हो या फिर हर घर नल की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात हो या देश के अंदर वर्ल्ड क्लास जो सुविधाएं हैं, इन सभी को आगे बढ़ाने के लिए किस हद तक कार्य हुए हैं, आज ये अभिनंदनीय है। देख सकते हैं विकास आज बोल रहा है, ये सभी मोदी जी के कारण। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात तो क्या करना। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हां, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सफाई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे। देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। गरीब भूखों मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, नौजवान पलायन करता रहा। और एक कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की प्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी। और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग शरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके, ले करके, उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है, देखो ना इन बेशरमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को। देखा है ना, देखा है ना। और मैं यहां की जनता को तो धन्यवाद दूंगा। मैं 2017 में जब आया था यहां, इसी महेंद्र खड़गवंशी के प्रचार में मैं आया था, यहीं पे सभा हुई थी 2017 में भी और 2022 में भी। और बहनों और भाइयों, तब 2017 में मैंने कहा था, कबीरदास जी ने एक बार कहा था कि अपने पुत्र के बारे में उन्होंने कहा था कि उससे छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने कहा कैसा पूत कमाल। और आपने भी कबीरदास जी के वचनों को अंगीकार करते हुए महेंद्र खड़गवंशी को यहां से विधायक बना करके भेजा।
बना के भेजा ना 17 में, 22 में भी आया ना। और देखो उन्होंने यहां पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। विकास के कार्यक्रम आश्रम पद्धति का विद्यालय हो, चीनी मिल के विस्तारीकरण का हो, और भी यहां के अन्य कार्यक्रमों को, विकास के कार्यक्रमों को लेकर के चल करके जो सपना कभी स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी का था, उस सपने को साकार करने के लिए महेंद्र खड़गवंशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के साथ मिलकर के लगातार प्रयास करते रहे। बहनों और भाइयों, आप सोचो, सरदेव कल्याण सिंह जी की भावनाओं के अनुरूप आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। बन गया ना? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना? अब कोई संदेह है क्या? अभी भी कोई संदेह है किसी को? और आप सोचिए, जब कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ तो समाजवादी पार्टी के लोग गए भी नहीं। अपमान क्या था इन्होंने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले आज मोदी जी के शासनकाल में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। क्या किसी का चेहरा देख करके राशन दिया जा रहा है? गरीब, दलित, वंचित, अति पिछड़ा हर जाति का गरीब जो भी होगा उसको राशन मिल रहा है। और जो बचे होंगे उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। कहा जा रहा है इसके बाद 100% सैचुरेशन की तरफ हम लोग चलेंगे। सैचुरेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो वंचित होगा सबको मिलेगा। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की